कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th साइंस का चैप्टर 8। चैप्टर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नई जीव उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिका बनाता है। इससे कोशिका में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं। विभिन्नता का महत्व स्पीसीज की उत्तरजीविता को लंबे समय तक बनाए रखती है और जैव विकास का आधार होती है। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर। अलैंगिक प्रजनन एकल जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीव नर और मादा मिलकर जीव को उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। अलैंगिक जनन में नया जीव पैतृक जीव के समान होता है, जबकि लैंगिक जनन में नया जीव आनुवंशिक रूप से समान होता है परंतु समरूप नहीं। अलैंगिक जनन में सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी है, जबकि लैंगिक जनन प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। अलैंगिक जनन यह निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन उच्च वर्ग के जीवों में मिलता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। विखंडन। इस प्रकरण में एक जनन कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। पहला है द्विखंडन। इनमें दो जीव कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीबा में द्विखंडन हो रहा है। यह अपने ही शरीर से दो कोशिकाएं बना लेता है, जिससे कि इसमें इसके दो संतति उत्पन्न हो जाती है। बहुखंडन। इसमें जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे प्लाज्मोडियम। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं प्लाज्मोडियम में द्विखंडन हो रहा है। खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव को विकसित करते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। यहाँ पे आप फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा देख सकते हैं। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंट होके इसमें हाइपी बनता है, देन ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। थर्ड, पुनर्जन्म। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव दो टुकड़ों में टूटता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए शरीर में विकसित हो जाता है, जैसे हाइड्रा। इसका शरीर अपने आप ही टूट के 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, जिससे इसका पुनर्जन्म हो जाता है। मुकुलन या बडिंग, इसे बडिंग भी कहते हैं। इस प्रकरण में जीव के शरीर में उभार आ जाता है, इसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल फिर पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है और जनक से अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट। यहाँ पे आप हाइड्रा के डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि इसमें बडिंग होकर इसमें न्यू हाइड्रा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। कुछ जीवों में तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी बनती है, जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, जैसे राइजोपस। यहाँ पे आप राइजोपस का एग्जाम्पल देख सकते हैं। 6th है कायिक जनन। कुछ पौधों में एक नए पौधे का निर्माण उसके कायिक जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है। इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियाँ। जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़ द्वारा हम डहेलिया, शकरकंदी, तने द्वारा आलू, अदरक। आप देखते हैं कि हम आलू का तना काट कर उससे जब जमीन पर रोपते हैं तो उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की कोर पर कलिकाएँ होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ। इसमें है रोपण, कर्तन, लेयरिंग एंड उत्तक संवर्धन। रोपण के थ्रू जैसे आम,
कर्तन के थ्रू कटिंग कह सकते हैं हम गुलाब, लेयरिंग के थ्रू चमेली एंड उत्तक संवर्धन के थ्रू सजावटी पौधे। कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला हो गया, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। बीज रहित पौधे उगाने में मदद करता है। पौधे उगाने का सस्ता व आसान तरीका है। लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं ये है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन नर व मादा दोनों के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने से को निषेचन कहते हैं। इससे उत्पन्न संतति में विभिन्नता होती है। जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृतिकरण एक आवश्यक प्रक्रम है। इससे जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, आवर्त बीज जैसे एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। बाह्यदल दल स्त्रीकेसर और पुंकेसर के रूप में। फूल के प्रकार, एकलिंगी, उभयलिंगी। एकलिंगी फूल, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, जैसे एग्जाम्पल है पपीता। उभयलिंगी, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी फूल कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों। यहाँ पे आप पुष्प की संरचना देख सकते हैं। इसमें इस अंडाशय यानी वर्तिका और वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर के पार्ट हैं और तंतु और परागकोश पुंकेसर के पार्ट हैं। बीज का निर्माण, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है या युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। मानव प्रजनन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मानव प्रजनन एक निश्चित उम्र के बाद ही प्रजनन क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। इसे यौवन कहते हैं, जिसे यौवन प्यूबर्टी कहते हैं। मानव जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण, शुक्राणुओं और अंडाणु के निषेचन और शिशु के रूप में युग्मनज की वृद्धि और विकास के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। यौवनारंभ पर परिवर्तन, पहला परिवर्तन है किशोरों में एक समान कांख व जननांगों में के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलिया होना और मुहासे निकलना। ये सब यौवन अवस्था प्रारंभ होने के लक्षण हैं। लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है और स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज़ का फटना, ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। नर जनन तंत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले जनन अंग कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। इसमें पहला है वृषण, कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करते हैं। लड़कों में यौवनावस्था में परिवर्तन भी टेस्टो हार्मोन के थ्रू होता है। शुक्रवाहिनी, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिनिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिनिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। थर्ड है मूत्र मार्ग, यह मूत्र व वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न भी कहते हैं। फोर्थ है संबंधित ग्रंथियाँ, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट
ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु व ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। मादा जनन तंत्र, इसमें पहला है अंडाशय। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के साथ ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय द्वारा स्थानांतरित करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। गर्भाशय, यह एक थैलीनुमा रचना है जहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है जब अंडाशय का निषेचन नहीं होता। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल व स्पॉन्जी होती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग में रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, जिसे हम रजोधर्म या पीरियड्स भी कहते हैं। 40 से 50 की उम्र के बाद अंडाशय से अंड उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्लेजेंटा यानी अपरा गर्भावस्था के अंदर विकसित होने वाली संरचना है। इससे गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। प्लेजेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। प्लेजेंटा के कार्य: माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। गर्भकाल: अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि 9 महीने होती है। जनन स्वास्थ्य: जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संक्रमण: जीवाणुजनित रोग और विषाणुजनित रोग। जीवाणुजनित रोग हैं गोनेरिया, सिफिलिस। विषाणुजनित रोग हैं मस्सा, HIV, एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों को सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन: गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन है। मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन को असंतुलित करती है। शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता, इसके लिए शिश्न को ढकने वाला कॉन्डोम यानी योनि में रखे जाने वाला सर्वाइकल कैप उपयोग किया जाता है। रासायनिक तकनीक: IUCD इंट्रा यूरिन कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइस। लूप या कॉपर को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता। 4th है नसबंदी या ट्यूबेक्टमी द्वारा भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो आज हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया क्लास 10th का। आई होप सो आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।